हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल धूमकेतु जीएस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग हिस्ट्री से जुड़े हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है हमारा प्राचीन साहित्य तथा साहित्यकार। दोस्तों, क्या होता है जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं तो ये टॉपिक हमारे सामने आता है, लेकिन क्या होता है उस समय जो है ये पार्ट पार्ट करके आता रहता है, जिससे हमारा फोकस नहीं बन पाता है। मेन फोकस हमारा उस समय होता है कि कौन से वंश का शासन आया, कौन से राजा गद्दी पर बैठा, कौन सा युद्ध कब हुआ। तो इस चक्कर में ये चीज़ हमारी जो है साइड हो जाती है, और जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ कन्फ्यूजन होने लगता है कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका। ठीक है, तो इसीलिए इस सीरीज को डिज़ाइन किया गया है, और ये सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप यूपी ट्रिपल एस सी पेट का देने जा रहे हैं, या जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, या फिर आर ओ का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, मुद्रा राक्षस नाटक की रचना किसने की? ऑप्शन ए जयदेव, ऑप्शन बी कल्हण, ऑप्शन सी विशाखदत्त, ऑप्शन डी भास्कराचार्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विशाखदत्त। ठीक है दोस्तों, यह नाटक जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया था। ठीक, और एक क्वेश्चन और इससे पूछ लिया जाता है कि इसका नायक कौन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस का नायक कौन है? तो ये है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य इसका नायक है, जिसने मौर्य वंश की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्न में से एक रचना वराहमिहिर की है। ऑप्शन ए प्रियदर्शिका, ऑप्शन बी बुद्धचरित, ऑप्शन सी पंच सिद्धांतिका, और ऑप्शन डी रत्नावली। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी पंच सिद्धांतिका। ठीक है, पंच सिद्धांतिका में दोस्तों यह एक खगोल ग्रंथ है, खगोल ग्रंथ है। ठीक, इसमें क्या है, टाइम और पोजीशन, किसकी टाइम और पोजीशन है? ग्रह और तारों का, ग्रह तथा तारों का, ग्रह और तारों का समय और स्थिति, ये चीज़ इसमें मेंशन किया गया है पंच सिद्धांतिका में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज तरंगिणी के रचयिता कौन थे? ऑप्शन ए कल्हण, ऑप्शन बी नागसेना, ऑप्शन सी पाणिनि, ऑप्शन डी कालिदास। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए कल्हण। ठीक है, राज तरंगिणी का शाब्दिक अर्थ अगर आप देखना चाहेंगे तो इसका होता है अर्थ राजाओं का इतिहास या समय का प्रवाह। ठीक, इसमें क्या है दोस्तों, कश्मीर, कश्मीर का जो है इसमें इतिहास वर्णित किया गया हुआ है महाभारत के टाइम से ही, तो इसीलिए ये हमारे लिए ग्रंथ इम्पॉर्टेंट हो जाता है, समय का प्रवाह। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है, गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? ठीक, ऑप्शन ए जयदेव, ऑप्शन बी भास्कराचार्य, ऑप्शन सी नागसेन, ऑप्शन डी पाणिनि। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए जयदेव। ठीक है, ये किसके राज्य में दरबारी कवि थे? ये भी कभी कभी पूछ लेता है, तो ये याद रखिएगा लक्ष्मण सेन के राज्य में। ठीक, इसमें क्या है कि श्री कृष्ण भगवान के बाल लीला का वर्णन किया गया हुआ है गीत गोविंद में। ठीक है, तो अगले सवाल पर अब चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन, अष्टध्यायी की रचना किसने की? ऑप्शन ए विशाखदत्त, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी कल्हण, ऑप्शन डी पाणिनि। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी पाणिनि। ठीक है, इसके बारे में और हम लोग जान लेते हैं कि ये अष्टध्यायी जो है आपका, ये संस्कृत व्याकरण की एक किताब है, संस्कृत व्याकरण। ठीक, इसमें 8 अध्याय हैं, 32 पद हैं और साथ में 4000 सूत्र हैं। ठीक, तो ज़्यादा ये नहीं पूछता है, बस ये पूछ लेता है कि अष्टध्यायी की रचना किसने की? पाणिनि ने की, और ये किससे संबंधित है? तो संस्कृत व्याकरण से संबंधित है। तो चलिए अब अगले सवाल पर चलते हैं। छठवां क्वेश्चन, मेघदूतम किस महान कवि की रचना है? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी भास्कराचार्य, ऑप्शन सी विष्णु शर्मा, और ऑप्शन डी पाणिनि। तो पाणिनि का तो हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, अब ये मेघदूतम किसकी रचना है? ऑप्शन ए कालिदास की है। ठीक है,
इनकी और भी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिसका नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे कुमार संभव है, रघुवंशम है, मेघदूतम है, ठीक है, मालविकाग्निमित्रम है। तो ये सब जो है इनके प्रमुख नाटक हैं और रचनाएं हैं। ये पहली शताब्दी ईसा पूर्व महान संस्कृत कवि और नाटककार थे। तो ये एंशियंट टाइम से रिलेटेड है, इसलिए इसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर ले रहे हैं। तो कालिदास का याद रखिएगा, मेघदूतम, कुमार संभव, रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रम, ठीक है। और ये सारे जो है इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं आपके टॉपिक। बाकी आगे चलते हैं। 7वां क्वेश्चन, पंचतंत्र की रचना किसने की? ऑप्शन ए विष्णु शर्मा, ऑप्शन बी विज्ञानेश्वर, ऑप्शन सी जयदेव, ऑप्शन डी नागसेन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए विष्णु शर्मा ने की थी, ठीक है। इसमें जानवरों जंगलों से रिलेटेड जो है कहानियाँ मौजूद हैं पंचतंत्र में। तो ये काफ़ी फेमस बुक है और एग्ज़ाम में अक्सर ये पूछ लिया जाता है। तो याद रखिएगा कि पंचतंत्र की रचना किसने की थी? विष्णु शर्मा ने की थी। चलिए 8वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? ऑप्शन ए अश्वघोष, ऑप्शन बी भास्कराचार्य, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी पाणिनि। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है अश्वघोष। बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने की। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 9वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की? ऑप्शन ए कौटिल्य, ऑप्शन बी भास्कर, ऑप्शन सी नागसेन और ऑप्शन डी अश्वघोष। तो ये बहुत ही फेमस बुक है, आप सभी इसका आंसर भी जानते होंगे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कौटिल्य, ठीक है दोस्तों। कौटिल्य जो है ये महामंत्री थे किसके समय में? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय महामंत्री थे। इनका नाम चाणक्य भी है, चाणक्य, और बचपन का नाम था विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त, ठीक है। तो चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। 10वां क्वेश्चन हमारा, मेगस्थनीज ने भारत यात्रा पर कौन सी पुस्तक लिखी? ठीक है, ऑप्शन ए इंडिका, ऑप्शन बी हिस्टोरिक्स, ऑप्शन सी जियोग्राफिका, ऑप्शन डी हिस्टोरिका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंडिका, ठीक है। एक क्वेश्चन और हम लोगों ने हिस्ट्री में भी डिस्कस कर लिया था, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहूँगा फैक्ट कि मेगस्थनीज किसके टाइम पे आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आया था, ठीक। ये यहाँ पे 6 साल तक रहा, ठीक है। और इसका टाइम भी पूछ लिया जाता है, 302 ईसा पूर्व से 296 ईसा पूर्व, ठीक। तो इसको भी याद रखिएगा, कभी कभी इसको भी पूछ लेते हैं। मेन ये याद रखिए, मेगस्थनीज ने किताब लिखी भारत यात्रा पर, वो इंडिका थी, ठीक है। और किसके टाइम पे आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आया था, 6 साल तक रुका था, 302 ईसा पूर्व से 296 ईसा पूर्व तक। तो चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 11वां क्वेश्चन, किस चाइनीज यात्री ने अपने यात्रा का वर्णन सी यू की, ठीक, सी यू की नामक पुस्तक में किया? ऑप्शन ए सुंगयुंग, ऑप्शन बी वेनसोंग, ऑप्शन सी इत्सिंग, ऑप्शन डी फायान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वेनसोंग, ठीक है। वेनसोंग किसके टाइम में आया था ये भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। वैसे हम लोगों ने हिस्ट्री में डिस्कस कर रखा है इसको, लेकिन मैं आपको यहाँ पे फिर से बता देता हूँ कि हर्षवर्धन के टाइम काल में ये आए थे, इनके टाइम लाइन में आए थे 629 AD, यानी कि ईस्वी से लेकर के 645 AD के बीच में थे लगभग, मतलब 13 से 14 साल आप मान सकते हैं कि यह भारत में था। 2 साल इसने नालंदा में भी बिताए थे, ठीक। ये सब नहीं पूछता है, मेन आपका पूछता है किसके समय में आया था, हर्षवर्धन के टाइम में आया था। और ये ज़्यादा इस सन पूछ सकता है कि 629 से 645 ईस्वी के बीच में यह भारत में था। सीयूकी का मतलब क्या होता है ये भी जान लेते हैं। तो इसका मतलब होता है कि पश्चिमी देशों के बुद्धिस्ट रिकॉर्ड, पश्चिमी देशों के बुद्धिस्ट रिकॉर्ड, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस चाइनीज यात्री ने फो कुओ की में अपनी भारत यात्रा का वर्णन किया?
ठीक है, अभी हम लोगों ने ऊपर देख लिया कि सीयूकी, जिसमें पश्चिमी देशों के बुद्धिस्ट रिकॉर्ड के बारे में डिस्कस किया गया है। तो उसी तरह से ये किस चाइनीज यात्री ने फोकुओकी में अपनी भारत यात्रा का वर्णन किया? ऑप्शन ए फायान, ऑप्शन बी वेनसोंग, ऑप्शन सी सुंगयुंग, ऑप्शन डी इत्सिंग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फाहियान, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फाहियान किसके टाइम में आया था, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो मैं आपको बता दूं, ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी बोलते हैं, गुप्त वंश के टाइम पे। ठीक है, समय भी करके पूछ लेता है 399 से 414 ईस्वी। ठीक, 399 से 414 ईस्वी के बीच में था, लगभग जो है 15 साल आप बोल सकते हैं। ठीक है ना, और इसी ने फोकुओ की रचना भी की थी। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। 13वां क्वेश्चन, किस धार्मिक ग्रंथ में 16 महाजनपदों का जिक्र मिलता है? ऑप्शन ए सुत्त पिता का, ऑप्शन बी विनय पिता का, ऑप्शन सी अभिधम्म पिता का, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुत्त पिताका। ठीक है, सुत्त पिताका में अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय जो इसका पार्ट है, इसमें 16 महाजनपदों का जिक्र है, और ये जो है एक बौद्धिस्ट जो है धार्मिक ग्रंथ है। तो बौद्धिस्ट धार्मिक ग्रंथ के सुत्त पिताका में अंगुत्तर निकाय का जो चैप्टर है, उसमें जो है 16 महाजनपदों का जिक्र मिलता है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है कि जैन धर्म के किस धार्मिक ग्रंथ में इसका वर्णन किया गया है 16 महाजनपदों का, तो उसका भी आंसर हम लोग देख लेते हैं। जैन धर्म का एक भगवती सूत्र कहते हैं, भगवती सूत्र। ठीक, ये जैन धर्म से रिलेटेड है, इसमें भी 16 महाजनपदों का जिक्र मिलता है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। 14वां क्वेश्चन, परिशिष्ट पर्वन के लेखक किस धर्म के आचार्य थे? ठीक है, ऑप्शन ए बुद्ध धर्म, ऑप्शन बी जैन धर्म, ऑप्शन सी शैव धर्म, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी जैन धर्म। ठीक है, ये जैन धर्म के आचार्य थे, परिशिष्ट पर्वन के जो लेखक थे, और इनका नाम भी हम बता देता हूँ मैं, हेमचंद्र सूरी, हेमचंद्र सूरी। तो आपको नाम भी पता चल गया है, और ये जैन धर्म के आचार्य थे, और इसमें प्राचीन इतिहास के बारे में बताया गया है, तो ये इसीलिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और यूपीपीएससी के एग्जामों में भी कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, तो याद रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लीलावती जो कि एक गणित पर ग्रंथ है, किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए रामानुज, ऑप्शन बी कौटिल्य, ऑप्शन सी भास्कराचार्य, ऑप्शन डी आर्यभट्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी भास्कराचार्य। इनका एक और नाम भी है भास्कर द्वितीय, कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। भास्कर द्वितीय आप 1-2 बार रिवीजन करेंगे तो सारे नाम और सारे चीज़ें आपको एक बार याद हो जाएंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? मिलिंद पन्हो किसकी रचना है? ऑप्शन ए नागार्जुन, ऑप्शन बी आनंद, ऑप्शन सी भद्रबाहु, ऑप्शन डी नागसेन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नागसेन। मिलिंद पन्हो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है और बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, इसमें क्या है कि एक भारतीय यूनानी राजा था मिलिंद, प्लस ये नागसेन जो बुद्धिस्ट भिक्षु थे नागसेन, इन दोनों के बीच जो धार्मिक कन्वर्सेशन हुआ, उसी कन्वर्सेशन को इस ग्रंथ में जो है लिखा गया है। ये किस भाषा में लिखा गया है? पाली भाषा में लिखा गया है। ठीक है, करके ये भी पूछ लेता है, और इसका टाइमलाइन भी एग्जैक्ट तो नहीं कोई लिख पाया, लेकिन फिर भी ये गेस किया गया है 100 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच में लिखा गया है। ठीक, तो ये मोटा मोटा इसका टाइमलाइन हो गया, और इसमें भारतीय यूनानी राजा मिलिंद और नागसेन इन दोनों के कन्वर्सेशन को इसमें लिखा गया है, और ये पाली भाषा में लिखी गई है। और ये बुद्धिस्ट जो है, बुद्धिस्ट ग्रंथ है, एक तरह से बुद्धिस्ट ग्रंथ है या किताब है बुद्धिस्ट,
धर्म से जुड़ी हुई। चलिए अगला सवाल, निम्न में से कौन सी पुस्तकें हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई हैं? ठीक है, ऑप्शन ए प्रियदर्शिका, ऑप्शन बी रत्नावली, ऑप्शन सी नागानंद और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो हर्षवर्धन वही हर्षवर्धन, ठीक है, जो जहाँ 647 में इनकी मृत्यु के बाद जो है एंशियंट हिस्ट्री यहाँ पे ख़त्म होती है, वही वाले हर्षवर्धन है। तो इन्होंने जो है 3 पुस्तकों की रचना की थी और ये तीनों एग्जाम में आते हैं, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। कुछ चीज़ें और इनसे जुड़ी हुई बता देते हैं। ये 606 से 647 तक इनका राज्य चलता है। ठीक है, 647 में इनकी मृत्यु हो जाती है और ये किस युद्ध में, पुलकेशिन 2 जो है इनको हराता है और ये 647 में जो है मर जाते हैं और यहाँ से जो है एंशियंट हिस्ट्री को हम लोग एंड मान लेते हैं। ठीक है, और इनकी राजधानी कहाँ थी? कन्नौज में थी। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछता है कि पहले वर्धन डायनेस्टी की राजधानी जो थी वो कहाँ थी? वर्धन डायनेस्टी तो वो पहले थी थानेश्वर में। तो इसके पीछे भी एक लंबी कहानी है, लेकिन जब ये राजा बनते हैं हर्षवर्धन तो इनकी राजधानी कन्नौज हो जाती है, कन्नौज में शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसके पीछे भी कहानी हम लोग हिस्ट्री के लेक्चर्स में उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 18वां क्वेश्चन, महाकाव्य महाभारत की रचना किसने की? ठीक, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सब लोग जानते होंगे। ऑप्शन ए महर्षि वेदव्यास, ऑप्शन बी महर्षि कश्यप, ऑप्शन सी महर्षि वाल्मीकि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए महर्षि वेदव्यास। वाल्मीकि ने जो है रामायण की रचना की थी। ठीक, और रामचरितमानस की रचना किसने की थी? तुलसीदास ने। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लेकिन ये हम लोग जो है जब हम लोग मध्यकालीन जो है इतिहास पढ़ेंगे, मेडिवल हिस्ट्री, तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, तुलसीदास। तो रामचरितमानस किसने लिखा? तुलसीदास ने। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी और महर्षि वेदव्यास ने महाकाव्य महाभारत की रचना की थी। ठीक है, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है, ये भी याद रखिएगा। इसको जो है जय संहिता भी बोलते हैं, जय संहिता। जय संहिता भी इसको बोला जाता है क्योंकि इसमें लगभग 1 लाख श्लोक हैं। ठीक, ये चीज़ें याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सुत्त पिताका को कब लिखा गया? ऑप्शन ए पहली बौद्ध संगीति में, ऑप्शन बी दूसरी बौद्ध संगीति में और ऑप्शन सी तीसरी बौद्ध संगीति में, ऑप्शन डी चौथी बौद्ध संगीति में। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन में दिए गए हैं क्योंकि 4 जो है बौद्ध संगीतियाँ आयोजित की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, लेते हैं। अब हम लोग इसमें देख लेते हैं कि इसको लिखा किसने था। जो सुत्त पिताका हमारा था, इसको किसने लिखा था? आनंद ने। ठीक, ये पहली बौद्ध संगीति में लिखा था। और ये कब हुआ था पहली बौद्ध संगीति? 483 ईसा पूर्व राजगृह में हुआ था। किसके राज्यकाल में हुआ था? अजातशत्रु। ठीक, अजातशत्रु हर्यंक डायनेस्टी का रूलर था। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 20वां क्वेश्चन, विनय पिटका को कब लिखा गया? ऑप्शन ए पहली बौद्ध संगीति में, ऑप्शन बी दूसरी बौद्ध संगीति में, ऑप्शन सी तीसरी बौद्ध संगीति में और ऑप्शन डी चौथी बौद्ध संगीति में। तो इसका भी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ये भी जो है पहली बौद्ध संगीति में लिखा गया था। और विनय पिटका के लेखक कौन थे? उपाली। अभी हम लोगों ने देखा था कि सुत्त पिताका किसने लिखा था। सुत्त पिताका आनंद ने लिखा था पहली बौद्ध संगीति में ही, और दूसरा भी पहली बौद्ध संगीति में लिखा गया विनय पिटका को भी, और इसको किसने लिखा था? उपाली ने लिखा हुआ था। ठीक है, और ये किसके टाइम में हुआ था? ये तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। 483 ईसा पूर्व राजगृह में हुआ था और अजातशत्रु के टाइम लाइन पे हुआ था। ठीक है, एक चीज़ और पूछ लिया जाता है कि विनय पिटका में क्या बताया गया है। तो इसमें जो बौद्ध भिक्षु होते हैं आपके, बौद्ध भिक्षु जो आपके होते हैं, इनका
जीवन में क्या क्या चीज़ें, कैसे जीवन बिताना है, उसके नियम क्या हैं, बौद्ध भिक्षु के जीवन बिताने के नियम क्या हैं, वो सब चीज़ें इसमें विनय पिटका में बताई गई हैं। जबकि आपका जो सुत्त पिटका है इसमें बुद्ध के उपदेशों को बताया गया है। ठीक है, तो इसमें बताया गया है बुद्ध के उपदेशों को। ठीक, अब लोग आगे चलते हैं 21वें क्वेश्चन पे। ये पूरा कंप्लीट हो गया। अभिधम्म पिटका को कब लिखा गया? ऑप्शन ए पहली बौद्ध संगीति में, ऑप्शन बी दूसरी बौद्ध संगीति में, ऑप्शन सी तीसरी बौद्ध संगीति में, और ऑप्शन डी चौथी बौद्ध संगीति में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सी, तीसरी बौद्ध संगीति में। तीसरी बौद्ध संगीति में अभिधम्म पिटका की रचना हुई, और ये कब हुआ था ये भी जान लेते हैं। तीसरी बौद्ध संगीति तो 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में। उस समय राजा कौन था? अशोक, मौर्य वंश का शासक अशोक था, अशोक महान। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। महान प्राचीन कवि कालिदास का वर्णन किस अभिलेख में है? ऑप्शन ए ऐहोल अभिलेख, ऑप्शन बी हाथी गुम्फा अभिलेख, ऑप्शन सी प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, और ऑप्शन डी मिहिर भोज का ग्वालियर अभिलेख। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख को किसने लिखा था? रवि कीर्ति ने, रवि कीर्ति ने। ठीक, इसमें क्या वर्णन किया गया है? एक्चुअल में डायरेक्ट इनका नाम वर्णन नहीं है कालिदास का, इनका नाम ऐसे वर्णन है कि रवि कीर्ति ने इसमें लिखा था कि जो है कि इसे लिखने पर उन्हें कालिदास एवं भारवी जैसी ख्याति प्राप्त हुई। तो वहाँ से पता चला कि हाँ कालिदास एक कवि थे प्राचीन काल में। मतलब इन्होंने लिखा कि ऐहोल अभिलेख लिखने के बाद जो है उन्हें जो ख्याति प्राप्त हुई वो जैसे कालिदास को प्राप्त हुई थी, भारवी को प्राप्त हुई थी, वैसी ख्याति इनको प्राप्त हुई थी। ठीक है, और ये किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत और ब्राह्मी भाषा में। ठीक है, संस्कृत प्लस ब्राह्मी। तो इस ऐहोल अभिलेख में बस इतना ही मेंशन किया गया है कि जो पुलकेशिन II इनके राज दरबारी कवि थे, पुलकेशिन II। तो पुलकेशिन II ने हर्षवर्धन को जो हराया था उसकी कहानी पूरी जो है ऐहोल अभिलेख में रवि कीर्ति ने लिखी हुई थी, और उसी पे उन्होंने कहा था कि उन्हें जो ख्याति प्राप्त हुई वो कालिदास और भारवी के बराबर हुई। तो वहाँ से इनका जो है नाम वर्णित मिलता है। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 23वां क्वेश्चन, तोलकापियम ग्रंथ का संबंध है। ऑप्शन ए प्रशासन, ऑप्शन बी कानून, ऑप्शन सी व्याकरण और काव्य, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा व्याकरण और काव्य। ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने हिस्ट्री में भी डिस्कस किया था, तो यहाँ पे अलग से आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिएगा ताकि आपको भूले ना। ठीक है, इसको किसने लिखा था? आचार्य तोलकापियार ने लिखा था, तोलकापियार ने लिखा था। ठीक है, और ये व्याकरण और काव्य से संबंधित है। ये जो है जो पहला संगम हुआ था तो उसमें तो कुछ नहीं बचा था, कोई लिखित ग्रंथ उसका अवेलेबल नहीं था। जो दूसरा संगम हुआ उसका ये एक लौता जो है ग्रंथ उपलब्ध है, लिखा हुआ लिखित ग्रंथ दूसरे संगम का एकमात्र ये तोलकापियम है, जिसकी रचना आचार्य तोलकापियार ने की थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 24वां क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायण या रामावतारम का लेखक था? ऑप्शन ए कंबन, ऑप्शन बी कुट्टन, ऑप्शन सी नन्नय, ऑप्शन डी टिक्कन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए कंबन। कंबन ने तमिल रामायण की रचना की थी। ठीक, अगला सवाल चलते हैं 25वां और आखिरी सवाल। चरक संहिता निम्न में से किस विषय पर आधारित है? ऑप्शन ए धार्मिक, ऑप्शन बी आर्थिक, ऑप्शन सी प्रशासनिक, और ऑप्शन डी चिकित्सीय। तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी को पता होगा, ये चिकित्सीय जो है क्षेत्र से संबंधित है। ठीक, चिकित्सीय क्षेत्र से संबंधित है। चरक जो है किसके दरबार के चिकित्सक थे? राज चिकित्सक किसके थे? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। तो मैं बता दे रहा हूँ कनिष्क के दरबार में। ठीक,
कनिष्क के राज चिकित्सक थे। कौन? चरक। और इन्होंने चरक संहिता लिखी और ये किससे संबंधित है? चिकित्सीय क्षेत्र से संबंधित है। तो ओके, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस। और आप सभी अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। इसको 1-2 बार देखकर रिवीजन करते रहिएगा ताकि आपको जो है भूले ना, और एग्ज़ाम में जाने से पहले 1 दिन पहले ज़रूर देख लीजिएगा, तो आपको ये चीज़ें सारी बातें याद रहेंगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस।